हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर वेरी ओन क्लासेस, अपनी कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें दो चैप्टर्स हैं आपके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करके समझना है। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट? इट इज़ एन एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारा बाहर के कंट्रीज के साथ होता है तो। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम आता है, अदरवाइज इसका हमसे फिर कोई लेना देना नहीं होगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो अकाउंट है एक एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट है विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस of the country with the rest of the world. So here I have written the definition of balance of payment. It is an annual statement of accounts of monetary transactions of a country with rest of the world. जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें पैसे का लेना देना हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड करे जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में। फॉरेन एक्सचेंज के जितने ट्रांजैक्शंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज इज द फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसीज के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं या फॉरेन कंट्रीज के साथ जितने हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं एनुअल स्टेटमेंट में विच इज़ कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं? दे कैन बी रिलेटेड टू गुड्स, सो ट्रांजैक्शंस इन गुड्स, देन वी कैन हैव ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज एंड देन ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल। तीन तरीके के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। ट्रांजैक्शंस इन गुड्स, गुड्स क्योंकि आपके फिजिकल आइटम्स हैं जो दिखाई देता है, विजिबल है, तो हेल्स इट इज कॉल्ड एज विजिबल्स। सो विजिबल ट्रेड जितना है हमारा ट्रांजैक्शन इन गुड्स वो आपका एक तरीके का हो गया। फिर ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज, सर्विसेज आर इनविजिबल, यू कैन फील दैट यू आर गेटिंग द सर्विसेज बट आप किसी चीज़ को पिन पॉइंट पकड़ के नहीं कह सकते कि ये सर्विस मिली है मुझे। तो सर्विसेज भी, इनका भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, वो आपका रिकॉर्ड होता है यहाँ पर एज इनविजिबल्स। Then inflow and outflow of the capital, transactions in capital। transactions का मतलब क्या है? inflow and outflow, जो भी आएगा पैसा देश के अंदर और जो विदेश में जाएगा पैसा। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो बदले में पैसा जाएगा और अगर आपने कोई चीज़ बेची है तो बदले में पैसा आएगा। सो ट्रांजैक्शंस आपके बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स। सो ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल लाइक लोन्स एंड डिपॉजिट्स। So these are three types of monetary transactions which are recorded in balance of payment. Now balance of payment हम क्यों बनाते हैं at all? What is the importance of balance of payment? कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिचुएशन को जानने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि हमने कितना फॉरेन बोरोइंग्स कर रखी हैं या हमने विदेश में कितना लोन दे रखा है। तो ये जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही थी, इसके थ्रू हमें अपनी वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू असेस कर लेते हैं कि हम कितना फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है रिगार्डिंग द बोरोइंग्स। उससे हमें सिचुएशन का पता लगता है, अंदाज़ा लगता है और हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लगता है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स जो है कम है और इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, देन इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ को बना सकती है। सो balance of payment basically helps us in analyzing and assessing our policies regarding the foreign trade, right? So that is the importance of balance of payment plus हमारी foreign dependency on loans and all, उसका भी हमें पता लगता है और accordingly situations को rectify कर सकती है government. So that is the importance of balance of payment. Now we will understand the components of balance of payment. So here we are with the components of BOP or structure of BOP. There are two types of account over here, current account and capital account. Current account आपका वो होता है जो बैलेंस शीट पर देश की कोई भी असर नहीं डालता, मतलब assets and liabilities of the country are not affected. That is, those items are called as current account items. And capital account में वो items जाते हैं जो country की asset या liability पे फर्क डालते हैं या असर डालते हैं। So those items which affect the assets and liabilities of the country are considered under capital account.
करंट अकाउंट में आपके पास क्या लेंगे हम, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो अभी हमने बताया आपको विजिबल्स है, देन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स में और सर्विसेज में दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया करंट अकाउंट को। गुड्स आपकी समझ में आ गए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विसेज में आपके पास तीन तरह के हैं, you have factor services, then you have non-factor services and current transfers. All of these are recorded under export and import of services. Factor services like land labor, non-factor services अगर इसका कोई transactions होते हैं like banking, insurance, shipments etc. इनके transaction सब चीज़ का देखो to and fro है। कोई चीज़ अगर कंट्री में आ रही है तो हम बेच भी सकते हैं उसे। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सब चीज़ का होता है। तो फैक्टर सर्विसेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, नॉन फैक्टर सर्विसेज का, और करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर, देन करंट ट्रांसफर्स आर यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, एक तरफा पेमेंट्स होते हैं जो, वो भी आपके यहीं पर रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर मेरा बेटा काम करता है और मेरे लिए पैसा भेजता है, सो अकॉर्डिंगली ये क्या हुआ, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। कोई फैमिली मेंबर बाहर रहता है और पैसा कंट्री के लोगों को भेजता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस। ये करंट ट्रांसफर्स हुआ, ये आपका कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, ये आपका करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, सो देयर आर थ्री इन दिस एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स। Now let us look at the capital account components. Capital account components have been broadly shown as foreign investments, विदेशी इन्वेस्टमेंट। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारे लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगेन सब चीज़ का टू एंड फ्रो है, रिमेंबर। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, FDI एंड FII या FPI। FDI stands for foreign direct investment, whereas foreign institutional investment या portfolio investment. Now what are these two terms? Understand it very carefully. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर के पूरा सेटअप करती है और अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल हर काम अपना पूरा सेटअप किया हुआ है इन्होंने और यहाँ पर काम शुरू करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया जाता है तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो किसी भी केस में विदेश से या तो पैसा आएगा या फिर इंडियन कंपनीज जो हैं या इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाहर पैसा लगाएंगे। सो इन दैट केस जो भी टू एंड फ्रो है, FDI या FII, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आते हैं, कैपिटल अकाउंट आइटम्स है। देन वी हैव बोरोइंग्स। बोरोइंग्स अगेन आई हैव क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। Now understand these two terms again very carefully. Borrowing, इसमें एक हमने बोला असिस्टेंस वर्ड यूज करा है, एक कमर्शियल बोरोइंग्स। नाम से ही आपको मतलब पता लग जाएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग मतलब जो बाजार में उपलब्ध जिस रेट पर है। तो इंटरेस्ट रेट अगर जो बाजार में चल रहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको बोरो करते हैं आप या बोरो लोन देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और असिस्टेंस वर्ड का क्या मतलब होता है, हेल्प करना किसी की। तो हेल्प जब आप कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट रेट से नीचे होगा। सो अगर लोअर मार्केट रेट से लोअर इंटरेस्ट रेट है और उस पर लोन दिया या लिया जा रहा है, बोरिंग्स हो रही हैं, तो उसको क्या हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस। सो इट कैन बी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस। देन वी हैव NRI's deposits also as one of the items. NRI stands for नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इंडिया के लोग जो बाहर सेटल हो गए हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको NRIs बोलते हैं। तो अगर उन्होंने बैंक्स में अपने नाम से, आई एम नॉट सेइंग कि अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसा दिया, वो तो करंट ट्रांसफर हो गया, लेकिन अपने नाम से इंडिया के किसी बैंक में खाता खोला हुआ है, NRI डिपॉजिट्स, तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। देन वी हैव शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। दिस इज लाइक बोरोइंग्स। नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस करते समय आपके पास ट्रेड क्रेडिट होता है, सो यू हैव शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट ऑल्सो कमिंग अंडर एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटीज पे फर्क डालेगा और अगर दिया है तो असेट पे फर्क डालेगा, डिपेंडिंग कि हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं कि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ BOP। ना यहाँ पर आपके पास दो तरह से डेबिट या क्रेडिट होता है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से पैसा कंट्री में आएगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा, और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से पैसा जाएगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो जो आउटफ्लोज होते हैं
आउटफ्लोज होते हैं जिनकी वजह से उन सब को डेबिट किया जाता है और उसको हम माइनस साइन के साथ दिखाते हैं, और जितने इनफ्लोज होते हैं उन सब को क्रेडिट किया जाता है और उनको हम प्लस साइन के साथ दिखाते हैं। सो ये आपका डेबिट और क्रेडिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीनरी हमने बेची है तो दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब एक्सपोर्ट किया है, इसकी वजह से क्या होगा, पैसा आएगा, तो ये क्रेडिट किया जाएगा। और अगर हमने मशीन खरीदी है तो इसकी वजह से पैसा जाएगा। सो इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी विल बी टेकन एज डेबिट आइटम और उसको माइनस साइन के साथ दिखाएंगे। तो सब चीज़ के जिसकी वजह, कोई भी चीज़ की वजह से अगर कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है तो ये क्रेडिट है और जाता है तो ये डेबिट आइटम है। सो क्रेडिट एंड डेबिट। हैव वी ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी? नाउ इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के थोड़े बैलेंसेस और समझते हैं, और सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी किसको बोला जाता है वो भी थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। Now look at the various balances. So बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसे पहले, जिसको हम बीओटी के नाम से भी जानते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? विजिबल्स का बैलेंस जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को अगर हम कंसिडर सिर्फ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? बीओटी या बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। देन अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, और नेगेटिव आता है तो मतलब इम्पोर्ट्स ज़्यादा है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स ऑल्सो कॉल्ड एज BOI, विच इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑल थ्री कौन कौन से थे? फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स। तो सब चीज़ का टू एंड फ्रो। सो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसका बैलेंस क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। थर्ड वन इज करंट अकाउंट बैलेंस। अब करंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको दो कंपोनेंट्स बताए थे, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। तो अब दोनों के अलग अलग बैलेंसेस को अगर ऐड कर लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट अकाउंट बैलेंस मिल जाएगा यहाँ पर। सो करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अगेन अ बिगर सेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों को कंसिडर किया जाएगा। So current account balance plus capital account balance को together we called as balance of payment. यहाँ पर एक और टर्म आता है errors and omission का। क्या होता है कि राउंडिंग ऑफ वगैरह करने की वजह से कुछ हमारे पास statistical reasons की वजह से errors आ सकती हैं। So that is considered under the head of errors and omission, which is also considered here in balance of payment. Now ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए जो कि CBSE पेपर्स में भी आपके साथ यूज होंगे। सो इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट सरप्लस इज नोन एज कैश, CAS, करंट अकाउंट सरप्लस। ये कब होगा? कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। ये करंट अकाउंट की सिर्फ बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की नहीं बात हो रही है। सो करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब पूरा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। And then we have current account deficit when value of export of course is less than value of imports. तो इसको हम बोलते हैं CAD. So CAD and CAS are two types of terms which are used in case of balance of payment. Now balance of payment जो है वो आपका या तो बैलेंस हो सकता है या अनबैलेंस हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? जब करंट अकाउंट बैलेंस को और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को ऐड करने के बाद वैल्यू हमारी जीरो आए। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस्ड व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज जीरो। और अगर जीरो नहीं आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड अकाउंट है। बीओपी जो है वो अनबैलेंस्ड है या नॉट बैलेंस्ड है। अगर बीओपी नॉट बैलेंस्ड है तो या तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस होगा या नेगेटिव बैलेंस होगा। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको हम सरप्लस बीओपी बोलते हैं, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उसको हम डेफिसिट बीओपी बोलते हैं। सो दिस पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस इसका क्या करते हैं? ये ट्रांसफ़र किया जाता है एक आरबीआई के अकाउंट में जिसको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बोला जाता है। सो व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट? इट इंडिकेट्स द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री विद आरबीआई। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री के पास कितने हैं आरबीआई के पास, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। Overall balance of BOP is reflected in the official reserve account with
आरबीआई जो बीओपी का जो ओवरऑल बैलेंस है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या दिखाता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स की हमारी क्या पोजीशन है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव बैलेंस आया है तो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स ये बात समझ पाएंगे कि उसको बैलेंस करने के लिए अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस आया है तो उसको हम प्लस से, और अगर वो माइनस से आया है तो उसको प्लस से, और प्लस आया है तो माइनस से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर इंक्रीज करा है तो वो नेगेटिव साइन से दिखता है, और डिक्रीज किया है तो वो पॉजिटिव साइन से दिखता है। ये बात ठीक है। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन को कंट्री में क्या है वो बताता है। दैट इज व्हाट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज। ओवरऑल अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो ये इंक्रीज हो जाएगा ऑफिशियल रिजर्व, और नेगेटिव है अगर ओवरऑल बैलेंस तो वो डिक्रीज कर जाएगा ऑफिशियल रिजर्व। अब एक बात और है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कभी तो एज पार्ट ऑफ बीओपी दिखाया जाता है और कभी नहीं भी दिखाया जाता, सेपरेट अकाउंट की तरह भी दिखाया जाता है। अब अगर बीओपी जो है उसमें इंक्लूडेड है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, तो जो बैलेंस आया है वो ट्रांसफर कर दिया हमने किसमें, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में, तो ये तो अब बैलेंस ही दिखने वाला है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर आपका पार्ट है बीओपी का तो आपके पास बीओपी जो है वो हमेशा ही बैलेंस्ड दिखेगा। इसको आप याद भी कर लीजिए, दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन ऑल्सो। और आपके पास अगर पार्ट नहीं है तो बैलेंस हो सकता है अगर जीरो बैलेंस आ रहा है तो, और या फिर अगर जीरो बैलेंस नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस आ सकता है। सो इफ ओआरए इज शोन एज अ सेपरेट अकाउंट एंड नॉट एज पार्ट ऑफ बीओपी, तो बीओपी मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड, दैट इज इट मे बी नेगेटिव और अ पॉजिटिव बैलेंस। तो ये बात हमारी एक लाइन में याद कर लीजिए कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट तो वो हमेशा ही बैलेंस होगा, और अगर नहीं है पार्ट तो बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, राइट। अब इसमें एक लास्ट चीज़ है जो हम समझेंगे वो है हमारे पास ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। Now we will look at another classification of balance of payment, which is autonomous items and accommodating items. Autonomous items of BOP are those transactions which are done for profit motive. जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं उनको ऑटोनोमस आइटम्स कहा जाता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटिंग, वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट जो नहीं होता उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। तो जो डिपेंडेंट नहीं है और प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इसका करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट वाले क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज करेंट अकाउंट आइटम्स और कैपिटल अकाउंट आइटम बोथ कैन कम अंडर द ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बीओपी। So autonomous items are such transactions which are done for profit motive and these cause imbalance in BOP। जो unbalanced या imbalance जो होता है आपका BOP का, उसका मेन कारण क्या है आपका, these autonomous items। और ये आपके क्या बोले जाते हैं, अबव द लाइन आइटम्स बोले जाते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इनको ऊपर दिखाया जाता है। सो अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है इनको। Now, accommodating items of BOP are those transactions which are free from profit motive, या फिर ये dependent होते हैं हमारे BOP सिचुएशन के ऊपर। So, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में लाने के लिए जो आइटम्स होते हैं वो accommodating items कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। So, official reserve account will come under accommodating items of BOP. These result in balancing the BOP and they are known as below the line items. So, आपके पास ये भी CBSE क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम्स का 1 मार्क में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एज अ डिफरेंस के आने की चांसेस थोड़े कम है, बट देन यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज ऑटोनोमस आइटम एंड व्हाट इज अकोमोडेटिंग आइटम, या फिर ये आपका MCQ फॉर्मेट में भी आ सकता है। सो रिमेंबर दिस एज अ लास्ट पार्ट ऑफ BOP। अपने अगले वीडियो में आई विल बी टेकिंग अप फॉरेन एक्सचेंज। इसका ऑल्दो बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया गया है जो आपका डिटर्मिनेशन था, बट वॉट एवर इज देयर इन द सेशन ऑफ 2020-21 वो सारा हम आपका अगले वीडियो में लेंगे। टिल देन कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, शेयर करिए इसको फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका अब प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, गो एंड सी दोज वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू सो मच।